साथियों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो अपभ्रंश से हुआ है, अर्थात आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से, ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम हार्नले नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? हार्नले ने। किसने? हार्नले ने 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है, वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखिए, तो सबसे पहले ऐसे कौन विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया, यानी बंटवारा किया? तो वो महोदय हैं हार्नले, जिन्होंने 1880 में, ठीक है। उसके बाद भी और भी हुए हैं जिन्होंने वर्गीकरण किया है। तो देखिए, हार्नले के बाद हम क्रमबद्ध वर्गीकरण जान लेते हैं किस किसने किया। तो देखिए, हार्नले सबसे पहले किसने किया? हार्नले ने, ठीक। उसके बाद वर्गीकरण किया आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद वर्गीकरण किया सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। उसके बाद वर्गीकरण किया है हमारा धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र, ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, ठीक। उसके बाद वर्गीकरण किया है हमारा धीरेन्द्र वर्मा के बाद भोलानाथ तिवारी। कौन? भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी, ठीक है। और उसके बाद वर्गीकरण किया है हरदेव बहारी ने। किसने? हरदेव बहारी ने, हरदेव बहारी। तो देखिए, ये जो वर्गीकरण है ये क्रमबद्ध तरीके से है। सबसे पहले हार्नले ने वर्गीकरण, उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा ने किया, फिर उसके बाद भोलानाथ तिवारी ने किया, फिर उसके बाद हरदेव बहारी ने किया। तो सबसे पहले हम किसके वर्गीकरण को जानते हैं? हार्नले महोदय के वर्गीकरण को जानते हैं, ठीक है, हार्नले महोदय। तो देखिए, हार्नले का वर्गीकरण, हार्नले ने, हार्नले, ठीक है, हार्नले का वर्गीकरण, हार्नले का वर्गीकरण, ठीक, हार्नले का वर्गीकरण। देखिए, इन्होंने भाषाओं को, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को किन किन भागों में विभाजित किया है? तो देखिए, इन्होंने किया है पूर्वी गौड़ियन। सबसे पहला इनका वो है विभाजन पूर्वी गौड़ियन, ठीक है, पूर्वी गौड़ियन। देखिए, पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं रखी हैं? पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं रखी हैं? तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी, ठीक, बिहारी, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, रुकिए एक मिनट, पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी, बांग्ला और असमिया, यानी असमी, बांग्ला, असमी और उड़िया, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया, यानी पूर्वी हिंदी रखी है इसमें, बांग्ला, ठीक है। इन चारों को इन्होंने पूर्वी गौड़ियन में स्थान दिया। पूर्वी गौड़ियन में स्थान बांग्ला को, असमी को और उड़िया को दिया है, ठीक है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में किस किस को स्थान दिया है इन्होंने? पश्चिमी हिंदी में इन्होंने
ये जो पश्चिमी हिंदी है इसका स्थान दिया है इन्होंने पश्चिमी गौड़ियन में। किसमें दिया है? पश्चिमी गौड़ियन में। पश्चिमी हिंदी का स्थान दिया है इन्होंने पश्चिमी गौड़ियन। पश्चिमी गौड़ियन डाल लेते हैं पहले, पश्चिमी गौड़ियन। ठीक है, तो पश्चिमी गौड़ियन में इन्होंने किस किस को स्थान दिया है? पश्चिमी गौड़ियन में इसमें एक तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी, क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी को स्थान दिया है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गई हमारी। ठीक है, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी पंजाबी। सिंधी और पंजाबी, सिंधी और यानी सिंधी और पंजाबी को किसको स्थान दिया है? सिंधी और पंजाबी को। ठीक है, सिंधी और पंजाबी को। तो देखिए पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत किस किस को स्थान? बांग्ला को, उड़िया को, असमिया को। ठीक है, किसको? पश्चिमी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिंधी। ठीक, अब आएगा हमारा उत्तरी गौड़ियन। ठीक है, उत्तरी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन। तो देखिए उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने किस किस को स्थान दिया है? गढ़वाली, पहाड़ी और नेपाली। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने स्थान दिया है गढ़वाली, गढ़वाली, पहाड़ी और हमारी नेपाली। ठीक है, नेपाली। इन तीन भाषाओं का स्थान किसके अंतर्गत दिया है? यानी भारत के उत्तर साइड में बोली जाने वाली बोलियों को स्थान दिया है। देखिए एक है हमारी महाराष्ट्री यानी दक्षिणी गौड़ियन। किसमें? ये आएगा दक्षिणी गौड़ियन में। ठीक है, दक्षिणी गौड़ियन। तो इसमें इन्होंने स्थान दिया है किसको? अपनी मराठी को। किसको दिया है? मराठी को, क्योंकि मराठी दक्षिण साइड में बोली जाती है। ठीक, तो किसको स्थान दिया है? मराठी को। ठीक है, मराठी को स्थान दिया है। तो देखिए दक्षिणी, ये हार्नले महोदय का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? हार्नले, यानी पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन वर्गीकरण किया है। किसने? हार्नले महोदय ने। ठीक है, हार्नले महोदय ने 4 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। ठीक है, तो पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने बांग्ला रखी, असमी रखी, उड़िया रखी। पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी को, गुजराती को रखा, राजस्थानी को रखा। ठीक है, और हमारी उत्तरी गौड़ियन में इन्होंने क्या कहते हैं? उत्तरी गौड़ियन में किस किस को रखा? गढ़वाली, पहाड़ी और नेपाली। दक्षिणी के अंतर्गत इन्होंने मराठी को रखा। ठीक है, तो ये हमारा हार्नले महोदय का वर्गीकरण था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक महोदय हुआ है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन, जो एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ये अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन यह एक उस समय यह एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन थे? अंग्रेज प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय। ठीक, ये कौन थे? ये एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि 1888-89 में, ठीक है, इन्होंने 1888-89 के लगभग एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मॉडर्न, ठीक है, क्या नाम था इसका? मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ठीक है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में भाषाओं
यानी भाषाओं को मतलब उपबोलियों में विभाजित किया। ठीक है, तो इन्होंने एक सर्वे कराया था। क्या कराया था? सर्वे। एक सर्वे कराया था भारत का सर्वे कराया था। ठीक है, भारत का सर्वे कराया और उस सर्वे का नाम रखा है इन्होंने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इन महोदया ने जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक सर्वे कराया और उसका नाम रखा ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और क्या है कि भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके अंदर क्या किया? भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो देखिए, भारत का सर्वे कराया इन्होंने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका इन्होंने वर्गीकरण क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने भाषाओं को 5 उपवर्गों और बोलियों में विभाजित किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इन्होंने वर्गीकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया। तो इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने भाषाओं को बाहरी उपशाखा, ठीक है, भीतरी उपशाखा और मध्य उपशाखा में विभाजित किया। ठीक है, बाहरी उपशाखा सबसे पहले वर्गीकरण है इनका बाहरी उपशाखा। देखिए, बाहरी उपशाखा के अंतर्गत भी इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वो है उत्तरी पश्चिमी समुदाय। उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी समुदाय। ठीक, इसमें उत्तरी पश्चिमी समुदाय में इन्होंने किस किस को रखा, इसमें इन्होंने किस किस भाषा को रखा। तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी समुदाय में इन्होंने लहंदा और सिंधी को रखा। ठीक है, लहंदा और सिंधी को रखा है। उत्तरी पश्चिमी समुदाय में इन्होंने रखा है। ठीक है, इन्होंने बाहरी उपशाखा में किस किस को रखा है? उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा और सिंधी को रखा है। ठीक है, तो इन्होंने बाहरी उपशाखा के अंतर्गत एक उत्तरी पश्चिमी समुदाय माना। ठीक है, एक माना इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी समुदाय, ठीक है, दक्षिणी समुदाय। किस नाम से? दक्षिणी समुदाय के नाम से। एक इन्होंने किसके नाम से माना? दक्षिणी समुदाय के नाम से। तो इसके अंतर्गत रखा मराठी को। किसे रखा? मराठी को। ठीक है, दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी को रखा। ठीक है, दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत किसको रखा? मराठी को। ठीक है, एक माना इन्होंने इसी के अंतर्गत पूर्वी समुदाय। कौन सा समुदाय? पूर्वी समुदाय। ठीक है, कौन सा रखा? पूर्वी समुदाय। तो पूर्वी समुदाय के अंतर्गत इन्होंने उड़िया बिहारी बांग्ला असमिया को रखा। ठीक है, किसे रखा? उड़िया बिहारी, ठीक है, उड़िया बिहारी बांग्ला और असमिया। ठीक है, उड़िया बिहारी बांग्ला असमिया। ठीक, तो इन्होंने जो भारी उपशाखा थी इनकी, जो भारी उपशाखा थी, तो भारी उपशाखा के अंतर्गत इन्होंने उत्तरी पश्चिमी समुदाय रखा, उसमें लहंदा सिंधी को रखा, दक्षिणी समुदाय रखा, बिहारी बांग्ला असमिया उड़िया को रखा। किसमें? पूर्वी समुदाय में। ठीक है, भारी उपशाखा के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत बंटवारा रखा है इन्होंने? भारी उपशाखा के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? भारी उपशाखा के अंतर्गत। ठीक है, एक इन्होंने मध्य उपशाखा। कौन सी उपशाखा मानी? मध्य उपशाखा। ठीक है, मध्य उपशाखा में जो रखा गया है हमारी मध्यवर्ती समुदाय। ठीक है, मध्य उपशाखा में इन्होंने मध्यवर्ती समुदाय बताया। कौन सा बताया? मध्यवर्ती समुदाय। और मध्यवर्ती समुदाय के अंतर्गत इन्होंने रखी पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत किसको रखा? पूर्वी हिंदी को इन्होंने रखा। ठीक है, मध्यवर्ती समुदाय, जो मध्य उपशाखा के अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय जिसमें पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी का वर्गीकरण इन्होंने किया। ठीक है, अब देखिए, एक थी इनकी भीतरी उपशाखा। कौन सी उपशाखा? भीतरी उपशाखा। ठीक है, भीतरी उपशाखा।
और इन्होंने भीतरी उपशाखा के अंतर्गत केंद्रीय समुदाय बनाया। कौन सा समुदाय? केंद्रीय समुदाय। ठीक है, केंद्रीय समुदाय। और इस केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत, इसी केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत क्या क्या रखा है इन्होंने? पश्चिमी हिंदी। इस केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत इन्होंने किस किस को रखा? इस केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत इन्होंने इस केंद्रीय, यानी ये केंद्रीय समुदाय है, ठीक है, तो केंद्रीय के अंतर्गत इन्होंने किस किसे रखा? केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत इन्होंने किस किस भाषा को रखा? तो देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी किसे रखा? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, केंद्रीय के अंतर्गत, केंद्रीय समुदाय है भीतरी उपशाखा का, किसका है? भीतरी उपशाखा का है केंद्रीय समुदाय। इसमें इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा, किसे रखा? पंजाबी को रखा, किसे रखा? पंजाबी को रखा, पश्चिमी। और एक भाषा थी भीरनी, ठीक है, किसे रखा? भीरनी को रखा। भीरनी को राजस्थानी को रखा इसी में, राजस्थानी को रखा इसी में। और इन्होंने खानदेशी और गुजराती को भी इसी में रखा। किस किस को? खानदेशी, खानदेशी और गुजराती। ठीक है, खानदेशी और गुजराती को भी इन्होंने इसी में रखा। तो देखिए हमारी पश्चिमी हिंदी जॉर्ज, किसके अनुसार? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय में आती है। किसमें आती है? भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय में स्थान रखती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय में स्थान रखती है। और केंद्रीय समुदाय में इन्होंने पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी और खानदेशी, गुजराती को रखा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और आपकी भीरनी, खानदेशी के अंतर्गत इन भाषाओं को इन्होंने रखा। ठीक है, अब देखिए हमारा चटर्जी, कौन? सुनीति कुमार चटर्जी। कौन हुए? सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने उसमें हमारा क्या है कि इन्होंने 1926 में एक ग्रंथ लिखा था। कब? 1926 में। वो ग्रंथ क्या था? बांग्ला भाषा का उद्भव व विकास। ठीक है, इसी में वर्गीकरण किया है। ठीक है, कौन सा लिखा था? बांग्ला भाषा का, बांग्ला भाषा का उद्भव व विकास। उद्भव, बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, बांग्ला भाषा के उद्भव और विकास ने का वर्गीकरण रखा। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी की जो उपभाषाएं, बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इसमें क्या बात है कि इन्होंने पहाड़ी को शामिल नहीं किया। ठीक है, तो इसमें जो इनका ये जो ग्रंथ, जो इनका बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया है, तो नोट करके लिख लीजिए। इन्होंने यानी सुनीति कुमार चटर्जी ने किसको? पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया। किसको शामिल नहीं किया? पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया है, शामिल नहीं किया है। ठीक है, शामिल नहीं किया है। यानी सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने वर्गीकरण में पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा को शामिल नहीं किया सुनीति कुमार चटर्जी ने 1926 में। ठीक है, तो 1926 में ये जो लिखा था 1926 में। ठीक है, तो इसमें किसको शामिल नहीं किया? बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया। ठीक है, पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया है। ठीक, तो इनकी जो भाषाएं हैं वो इन्होंने कौन कौन सी बताई? तो देखिए इन्होंने किस किस में विभाजित किया है। एक किया है इन्होंने, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक किया है उदीच्य। किस नाम से? उदीच्य, उदीच्य नाम से। ठीक है, इनका वर्गीकरण है पहला उदीच्य। उदीच्य में उदीच्य, देखिए उदीच्य यहाँ किससे लगाया जाएगा? उदीच्य का अगर हम देखें, ठीक है, तो एक क्या कहते हैं? उदीच्य मीन्स होता है उत्तर। उदीच्य मीन्स यानी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ठीक है, उदीच्य। तो उदीच्य में इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं को रखा? देखिए उदीच्य में रखा इन्होंने सिंधी। किसे रखा? सिंधी, पंजाबी। ठीक है, किस किस को रखा? सिंधी, लहदा और पंजाबी।
ठीक है। यानी हमारे सुनीति कुमार चटर्जी ने उदीच के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी को स्थान दिया। उदीच के अंतर्गत यानी हमारे भारत के उत्तर साइड में बोली जाने वाली, भारत के किस साइड में बोली जाने वाली, उत्तर साइड में, ठीक है, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। उदीच के बाद देखिए प्रतीच्य, क्या है, प्रतीच्य। उदीच्य के बाद इन्होंने एक विभाजन दिया प्रतीच्य का। तो प्रतीच्य जो है, उदीच्य क्या हो गया, उत्तर, उत्तर साइड के लगभग, ठीक है, उत्तर। और प्रतीच्य का मतलब हो गया हमारा कि पश्चिम साइड, ठीक है, पश्चिमी साइड। प्रतीच्य का मतलब होता है यानी उदीची और प्रतीच्य, ठीक है। तो प्रतीच्य यानी पश्चिम की साइड की भाषा, ठीक है, जाने वाली भाषाएं, ठीक है। तो राजस्थानी और गुजरात कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने भाषाओं को स्थान दिया राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। किस भाषा को स्थान दिया, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। प्रतीच्य के अंतर्गत इन्होंने स्थान दिया राजस्थानी और गुजराती को, ठीक है। उदीच्य के अंतर्गत इन्होंने स्थान दिया सिंधी, लहंदा, पंजाबी को। उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी, ठीक है। और हमारा प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। अब देखिए मध्य देशी, क्या है, मध्य देशी यानी देश के मध्य में। मध्य देशी के अंतर्गत इन्होंने स्थान दिया पश्चिमी, किसे स्थान दिया, पश्चिमी हिंदी को। मध्य देशी के अंतर्गत इन्होंने स्थान दिया सुनीति कुमार चटर्जी ने पश्चिमी हिंदी को, ठीक है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने पश्चिमी, ठीक है। अब है प्राच्य, प्राच्य। तो देखिए प्राच्य के अंतर्गत इन्होंने किस भाषा को रखा, उड़िया, असमिया, ठीक है। तो प्राच्य के अंतर्गत यानी पूर्व साइड की, प्राच्य मीन्स पूर्व साइड की भाषा, ठीक है, प्राच्य मीन्स पूर्वी साइड की भाषा। तो देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने दिया स्थान किसे, पूर्वी हिंदी, क्या, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी बांग्ला, उड़िया, असमिया, ठीक है। पूर्वी हिंदी बिहारी, पूर्वी हिंदी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और हमारी असमिया, ठीक है, और हमारी क्या, असमिया, ठीक, क्या, असमिया, ठीक है, यानी असमिया, ठीक। तो प्राच्य के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत है, प्राच्य के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत है, प्राच्य के अंतर्गत। अब एक है दक्षिणात्य, कौन सा, दक्षिणात्य, दक्षिणात्य में इन्होंने रखा किसको, मराठी, यानी भारत के दक्षिण साइड, ठीक है, किस स्थान पर, दक्षिण साइड, तो दक्षिण में मराठी को रखा। तो देखिए ये जो वर्गीकरण है ये हमारा किसका है, सुनीति कुमार चटर्जी का, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव व विकास 1926 में भाषाओं का वर्गीकरण दिया। उसमें उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं बताई कि हमारी उदीच्य है, मतलब दिशाएं बताई, उदीच्य है, प्रतीच्य है, मध्यदेशी है, प्राच्य है, दक्षिणात्य है। उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी है। उदीच्य के अंतर्गत कौन कौन सी है, सिंधी, लहंदा है, पंजाबी है। प्रतीच्य के अंतर्गत कौन कौन, ठीक है, मध्य देश के अंतर्गत आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, मध्य देश के अंतर्गत, ठीक है। प्राच्य के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, ठीक है, दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी। तो देखिए इससे समझ सकते हैं उदीच्य यानी आप समझ लीजिए उदीच्य का मतलब हो गया उत्तर, ठीक है, कौन सी साइड, उत्तर साइड। प्रतीच्य का मतलब हो गया पश्चिम यानी पश्चिम साइड, ठीक है। मध्य देशी यानी मध्य में, किसमें, प्राच्य का मतलब हो गया यानी पूर्वी साइड, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और ये हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया, दक्षिण साइड, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी ने वर्गीकरण किया है भाषा का, ठीक है। अब हमारे एक हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, कौन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने भी भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। तो देखिए धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास लिखा 1933 में, ठीक है, हिंदी, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में, ठीक है, कब प्रस्तुत किया, हिंदी भाषा का इतिहास। और इनका वर्ग जो है, इन्होंने जो भाषाओं को वर्गीकरण किया वो सुनीति कुमार चटर्जी से मिलता जुलता, यानी सुनीति कुमार चटर्जी से, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी से
मिलता जुलता, मिलता जुलता है। ठीक है, इनका जो भाषाओं का वर्गीकरण यानी इनका जो वर्गीकरण है सुनीति कुमार जुलता है, इनका वर्गीकरण समझ रहे हैं ना आप कि धीरेन्द्र वर्मा ने जो वर्गीकरण किया है वो सुनीति कुमार चटर्जी से मिलता जुलता है। लेकिन एक बात कि धीरेन्द्र वर्मा ने, किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया कि पहाड़ी को भी शामिल किया। किसको, धीरेन्द्र वर्मा ने पहाड़ी भाषा को शामिल किया अपने वर्गीकरण में, पहाड़ी भाषा को अपने वर्गीकरण में शामिल किया, अपने वर्गीकरण में शामिल किया है। ठीक है, शामिल किया है। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जुलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, पहाड़ी भाषा को शामिल किया है, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया है। तो देखिए, चलिए इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सा वर्गीकरण दिया है। ठीक है, तो धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण तो इन्होंने भी उसी तरह से किया है, उदीच्य। ठीक है, उदीच्य। तो देखिए इन्होंने उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहदा, पंजाबी को रखा है। केवल किसको रखा है, सिंधी, लहदा और पंजाबी। ठीक है, सिंधी, लहदा, पंजाबी को इन्होंने किसके अंतर्गत रखा है, उदीच्य के अंतर्गत। ठीक है, उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहदा। अब इन्होंने प्रतीच्य के अंतर्गत किसको रखा है, प्रतीच्य। तो देखिए प्रतीच्य के अंतर्गत इन्होंने केवल गुजराती को रखा है। किसे रखा है, गुजराती, केवल गुजराती को इन्होंने स्थान प्रतीच्य के अंतर्गत केवल गुजराती को, गुजराती को, जबकि प्रतीच्य के अंतर्गत सुनीति कुमार चटर्जी ने उन्होंने स्थान राजस्थानी को भी दिया था। ठीक है, किसको दिया था, राजस्थानी को भी दिया था, केवल गुजराती को स्थान दिया है। किसको स्थान दिया है, केवल गुजराती को स्थान दिया है। ठीक है, किसको स्थान दिया है, केवल गुजराती को स्थान दिया है। देखिए अगला इनका जो वर्गीकरण है वो है मध्य देशीय। ठीक है, क्या है, मध्य देशीय, मध्य देशीय। ठीक है, क्या है वर्गीकरण इनका, मध्य देशीय। ठीक है, तो मध्य देशीय में इन्होंने किस किस को स्थान दिया, देखिए प्रतीच्य में सुनीति कुमार चटर्जी ने गुजराती और राजस्थानी को स्थान दिया था, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा ने इसको राजस्थानी को स्थान कहाँ दिया है, मध्य देशी में दिया है। ठीक है, कहाँ दिया है, मध्य देशी में। तो राजस्थानी को स्थान दिया है मध्य देशी में, राजस्थानी, राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, और इसी में इन्होंने दिया है स्थान पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसी में इन्होंने स्थान दिया है पूर्वी हिंदी, और इसी में इन्होंने स्थान दिया है बिहारी हिंदी, इसी में इन्होंने स्थान दिया है बिहारी हिंदी। ठीक है, इसी में इन्होंने स्थान दिया है किसको, बिहारी हिंदी को, यानी राजस्थानी को, पश्चिमी हिंदी को, पूर्वी हिंदी को और आप बिहारी हिंदी को। अर्थात जो हिंदी का स्थान है वो मध्य देशी में रखा है, किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने। जो हिंदी का स्थान है वो किस में रखा है, धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, अब एक है इनका दक्षिणात्य, क्या है इनका, दक्षिणात्य। ठीक है, दक्षिणात्य, तो देखिए दक्षिणात्य में मराठी यानी श्याम चटर्जी के तरह, धीरेन्द्र वर्मा ने राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी यानी सभी हिंदियों को इसी में स्थान दे दिया है। ठीक है, पहाड़ी को छोड़कर। ठीक है, पहाड़ी को छोड़कर सभी हिंदी को इन्होंने इसी में स्थान दे दिया है। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या है, हमारा राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और हमारा उड़िया, असमिया और बांग्ला। ठीक है, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ठीक है, ये हमारा हो गया धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। ठीक है, ये किसका वर्गीकरण है, हमारा धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है भोलानाथ तिवारी। कौन है, भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी, अब किसका वर्गीकरण है, भोलानाथ तिवारी का। किसका वर्गीकरण है, भोलानाथ तिवारी का। तो देखिए भोलानाथ तिवारी जो हुए हैं, इन्होंने ब्राह्मण वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो क्या है,
ब्रांचड़ पैसाची, ब्रांचड़ के अंतर्गत ब्रांचड़ या पैसाची, ब्रांचड़ या पैसाची, ठीक है, ब्रांचड़ या पैसाची। इसके अंतर्गत इन्होंने बनाया किस किसको, लहंदा पंजाबी और सिंधी पश्चिमी हिंदी, लहंदा पंजाबी सिंधी पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत इन्होंने लहंदा पंजाबी, लहंदा पंजाबी सिंधी, लहंदा पंजाबी सिंधी और पश्चिमी हिंदी, ठीक है, लहंदा पंजाबी सिंधी और पश्चिमी हिंदी इन्होंने ब्रांचड़ यानी पैसाची से माना है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, लहंदा पंजाबी सिंधी और पश्चिमी हिंदी ब्रांचड़ पैसाची से, ये माना है भोलानाथ तिवारी ने। किसने माना है, भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है, ये वर्गीकरण किसने माना है, भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है। अब है हमारा सौर सैनी, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है सौर सैनी। देखिए सौर सैनी से इन्होंने क्या दिया है, राजस्थानी पहाड़ी गुजराती, राजस्थानी, राजस्थानी पहाड़ी और गुजराती, ठीक है, राजस्थानी पहाड़ी गुजराती, ठीक है। सौर सैनी में इन्होंने केवल 3 रखी, ठीक है। भोलानाथ तिवारी ने ब्रांचड़ पैसाची में लहंदा पंजाबी सिंधी पश्चिमी हिंदी रखा, ठीक है। सौर सैनी में रखा राजस्थानी पहाड़ी गुजराती, ठीक। अब है अर्धमागधी, अर्धमागधी, तो अर्धमागधी के अंतर्गत इन्होंने रखा पूर्वी हिंदी, किसे रखा, पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी के अंतर्गत इन्होंने रखा है, ठीक है। अर्धमागधी के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा है और मागधी के अंतर्गत इन्होंने, मागधी के अंतर्गत रखा है बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया, मागधी के अंतर्गत बिहारी, बिहारी उड़िया, ठीक है, बांग्ला और असमिया, बिहारी उड़िया बांग्ला और असमिया, ठीक है। भोलानाथ तिवारी ने ब्रांचड़ पैसाची में लहंदा पंजाबी सिंधी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, लहंदा पंजाबी सिंधी पश्चिमी हिंदी को ब्रांचड़ में स्थान दिया। सौर सैनी में स्थान केवल उन्होंने दिया राजस्थानी पहाड़ी गुजराती को। अर्धमागधी, मागधी में स्थान दिया है बिहारी उड़िया बांग्ला असमिया को, ठीक है। और महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में स्थान दिया है दक्षिण, मतलब दक्षिण साइड में तो मराठी को, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में मराठी को, ठीक है, यानी ये दक्षिण की है तो महाराष्ट्र में मराठी को स्थान दिया है। यहाँ एक बात देखने वाली है कि इन्होंने भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी का स्थान ब्रांचड़ और ब्रांचड़ पैसाची में दिया, जबकि पश्चिमी हिंदी का स्थान सौर सैनी में, ठीक है। तो ये किसने कहा दिया है स्थान, भोलानाथ तिवारी ने, किसने दिया है, भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है। अब देखिए एक हुए हमारे हरदेव बहारी, कौन, हरदेव बहारी, हरदेव बहारी, ठीक है, हरदेव बहारी। तो देखिए हरदेव बहारी ने जो स्थान दिया है वो है एक हिंदी वर्ग और एक हिंदी तर्क, 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो हिंदी वर्ग है, हिंदी वर्ग, और एक है हिंदी तर्क। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी वर्ग में उन्होंने, तो देखिए हिंदी वर्ग में उन्होंने मध्य पहाड़ी, किसको रखा है, मध्य पहाड़ी भाषा, ठीक है, मध्य पहाड़ी को हिंदी वर्ग में रखा है, ठीक है, हिंदी और पश्चिमी हिंदी को, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी को रखा है उन्होंने हिंदी वर्ग में, ठीक। और हमारा रखा है पूर्वी हिंदी को, यानी हिंदी वर्ग की, और इन्होंने बिहारी हिंदी को रखा है, बिहारी हिंदी, ठीक है, यानी मध्य पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, यानी किसमें आ गई, किसमें, हिंदी वर्ग में, ठीक है। मध्य पहाड़ी हिंदी यानी मध्य पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, मध्य पहाड़ी, और इसमें इन्होंने राजस्थानी को भी रखा है, ठीक है, किसको रखा है, राजस्थानी, ठीक, और इसमें इन्होंने राजस्थानी को भी रखा है, यानी हिंदी वर्ग की सभी बोलियों को इसी में स्थान दिया है हिंदी वर्ग में। मध्य पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, सभी का स्थान किसमें दिया है, हिंदी वर्ग में दिया है, ठीक है। एक स्थान है इनका हिंदी तर्क, क्या है, हिंदी तर्क, यानी हिंदी तर्क, हिंदी से हटकर, ठीक है, हिंदी तर्क यानी हिंदी से हटकर। तो इन्होंने उत्तरी भाग में क्या बताया, नेपाली, उत्तरी भाग में उत्तरी नेपाली, ठीक है, उत्तरी नेपाली, पश्चिमी में, पश्चिमी इन्होंने पंजाबी सिंधी गुजराती, पश्चिमी में क्या क्या रखा है, पंजाबी, पंजाबी सिंधी और गुजराती, पश्चिमी क्या रखा है, पश्चिमी में पंजाबी सिंधी गुजराती को रखा है, ठीक है।
पश्चिमी में, और इन्होंने दक्षिणी में किस किस को रखा है? दक्षिणी में इन्होंने रखा है सिंगली और मराठी। ठीक है, दो को रखा है, सिंगली और मराठी को। किस किस को? सिंगली और मराठी को। ये इन्होंने रखा है किसमें? दक्षिणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? दक्षिणी के अंतर्गत। एक और ले ली इन्होंने फिर। अब तक दक्षिणी के अंतर्गत मराठी रखी जा रही थी, लेकिन इन्होंने हिंदी तर बोलियों में, हिंदी से और मराठी को, दोनों को रखा है। इन्होंने पूर्वी में किस किस को रखा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है, उड़िया, बांग्ला, असमिया। उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है, उड़िया, बांग्ला, असमिया को इन्होंने किसमें रखा है? पूर्वी में रखा है। ठीक है, यानी ये हिंदी तर है। ठीक है, वो हिंदी तर है, यानी हिंदी सेट का। ठीक, तो ये विभाजन किसका है? हिंदी तर है। हिंदी तर में उत्तरी नेपाली, ठीक है, उत्तरी मतलब नेपाली, उत्तरी नेपाली। ठीक है, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी में सिंगली, मराठी, और पूर्वी में उड़िया, बांग्ला, असमी। ये देखिए, ये जो वर्गीकरण है हमारा, ये सभी के अनुसार हमारा वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो ये वर्गीकरण किस किसके अनुसार कराया हमने? हार्नले के अनुसार। किसके अनुसार? हार्नले के अनुसार। ठीक है, हार्नले के अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार करा दिया। ठीक है, हार्नले के अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार, सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, और हरदेव बहारी के अनुसार। भोलानाथ तिवारी के अनुसार और हरदेव बहारी के अनुसार, हरदेव बहारी के अनुसार। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हमने कराया। ठीक, अब हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये हमने करा दिया। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन जो बांग्ला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी, इनके विषय में जो मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में, हिंदी के बारे में विशेषता जानेंगे कि हिंदी हमारी कैसे निकली है। ठीक है, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, किस अपभ्रंश से मूलतः माना जाता है, और क्या कहते हैं उसके कौन कौन से भेद हैं, यानी उपभाषाओं में वर्गीकरण किया गया है। और हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो देखिए हिंदी यानी और 18 बोलियों में विभाजित किया गया है। तो ये सब जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। ये हिंदी भाषा का विकास जो है, भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास जो है, ठीक है, जो वर्गीकरण है, ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप इसको टीजीटी पीजीटी के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए रीडिंग कैपिटल एकेडमी को। धन्यवाद।